So today, after the alcohol dependence we had studied in the last video, today we will discuss about the other substance use disorder. अल्कोहल के अलावा जो अदर सब्सटेंसेस है जिनसे हमें एडिक्शन होती है एंड रिलेटेड डिसऑर्डर वी विल डिस्कस टुडे. So drug addiction in India, UN report, the Indian Express Feb in 1999 of told that कि 4 मिलियन जो रजिस्टर्ड ड्रग एडिक्ट्स हैं इन साउथ एशिया, 1.25 जो उनमें से हैं वो इंडियन हैं. 4 मिलियन में से डेढ़, आई डोंट नो, इट्स नॉट डेढ़, मतलब 1,25,000 जो हैं वो इंडियन हैं. इट वॉज द सर्वे कंडक्टेड बाय और कैन रिपोर्ट सबमिटेड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड उसमें बताया गया था कि जो हमारे पास 4 मिलियन एडिक्टेड हैं उनमें से 1.25 लाख जो हैं वो इंडियंस हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि जो सब्सटेंसेस है इंडिया में उनमें मैक्सिमम ऑफ द एडिक्ट कौन से सब्सटेंस से एडिक्टेड हैं और कौन से सब्सटेंस से लीस्ट हैं. तो अल्कोहल से सबसे ज़्यादा होते हैं एंड इट इंक्लूड द सोशल ड्रिंकर्स. सोशल ड्रिंकर मतलब जो ओकेजनल ड्रिंकर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है. तो जो 42% ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के साथ लोग होते हैं या जो एडिक्टेड लोग होते हैं दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल. Then 20% of the addicted are with the opium addiction. Opium is अफीम. अफीम को बोलते हैं ओपियम. हेरोइन से होते हैं 13% ऑफ द एडिक्टेड आर विद द हेरोइन एडिक्शन. 6.2 आर विद द कैनाबिस. कैनाबिस इज भांग. हेरोइन इज चिट्टा. इफ यू नो, इफ यू हैड सीन द उड़ता पंजाब मूवी, दे वर यूज टू डू पासिंग द heroin from the borders to India. So that is the heroin. Chitta is the common word used for. अदर एडिक्शन में आते हैं हमारे. फॉर एग्जांपल मैंने हेलुसिनोजेंस बताए थे आपको. हमारे वॉयलेंट सॉरी हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं. अगर हम उनको इनहेल करते हैं, फ्लूइड, शू पॉलिश, ये सब मैंने आपको बता रखा था. दैट आर इन अदर्स. तो हेरोइन अब्यूज़र आर नाउ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 40,000. तो नाउ डेज दोज मैक्सिममली द टीनेजर और कैन थे द अडोलोसेंट्स आर इन द एडिक्शन ऑफ द हेरोइन. द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स आर एज बिटवीन 16 to 30. वही बोला मैंने, टीनेज देन टू द अडल्टहुड. बिकॉज इन अ टीनेज व्हाट इट इज़ कि टीनेज एक ऐसा बोला जाता है कि टीनेज एक पौधा है. अगर आपने उस पौधे को मोल्ड कर दिया देन इट विल बी अ इफ़ेक्टिव ट्री. मतलब अगर आपने उस टाइम उस पौधे की अच्छे से देखभाल की है, उसकी कटिंग प्रॉपर की थी, उसको मिनरल्स प्रॉपरली दिए थे, उसकी सॉइलिंग अच्छे से की थी, तो वो जो प्लांट होगा वो लेटर स्टेज में वो एक अच्छा फ्रूटफुल ट्री बनेगा, उसके फ्रूट्स इफेक्टिव होंगे. सेम वे बोला जाता है कि जो हमारी टीनेज है, अगर वहाँ पे पेरेंट्स अच्छे से केयर करते हैं बच्चे की, बॉदर करते हैं उसके लिए और उसकी रेयरिंग केयरिंग अच्छे से करते हैं, उसकी कंपनी का ध्यान रखते हैं कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो किसी बैड कंपनी में तो नहीं पढ़ा है, वो स्कूल में प्रॉपर एकेडमिक परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, उसका इंटरेस्ट कौन सा है. अगर ये सब चीज़ें पता हो पेरेंट्स को एंड द टीचर्स को और वो उस बच्चे को टीनेज में अगर बहुत अच्छे से मोल्ड करते हैं तो उसका फ्यूचर ब्राइट होता है. अगर कोई बच्चा टीनेज में किसी गलत पीयर प्रेशर में आता है, किसी गलत कंपनी में आता है, अगर ड्रग्स का यूज़ करना स्टार्ट करता है, चोरी करता है, तो दैट विल स्पॉइल हिज लेटर एज. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अगर टीनेज होते हैं दे गॉट एक्सपोज टू दी सब्सटेंसेस टू whom easily get addicted. तो अगर वहाँ पे ऐसा होता है तो लेटर स्टेज भी उनकी रुइन होती है. तो 16 to 30 एज में कॉमनली देखा गया है पीपल को एडिक्शन की तरफ या ड्रग्स का अब्यूज़ करते हुए. These drug abusers are mostly unmarried and from the lower socio-economic strata. जो सर्वे कंडक्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया गया है कि मैक्सिमम ऑफ द जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं वो अनमैरिड होते हैं और स्पेसिफिकली लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं.
33% ऑफ देम आर एंगेज्ड इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। 33% होते हैं उनमें से वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन हेरोइन ले रहा है, इट इज़ टू कॉस्टली। अगर आपको लाइक ओके, अफीम की बात करते हैं, अगर आपको अफीम 10 ग्राम तक लेना होता है, इट कॉस्ट अबाउट 40-50,000, 10 ग्राम ओनली। तो पर्सन एक तो पहले ही लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, देन वो उस चीज़ से अडिक्ट हो जाता है, उसके पास चीज़ें नहीं बचती हैं, उसके पास पैसा नहीं बचता है उस सामान को या उस नशे को खरीदने के लिए। तो वो चोरी करेगा, या तो वो किसी का मर्डर करेगा या किसी के घर में डकैती करेगा टू अर्न मनी, और ताकि वो उस मनी से उस ड्रग को या उस नशे को खरीद सके। तो दैट इज कॉल्ड एंटी सोशल। एंटी सोशल क्या होता है? कि जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होता, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता है, और सोसाइटी में मिलजुल के नहीं रहता है, या सोसाइटी की शांति को भंग करता है। तो बोला गया है कि जो 33% लोग हैं वो एंटी सोशल होते हैं। भंग करने से अगर आती है बात, तो अल्कोहलिक पीपल अगर आपने देखे होंगे तो दे यूज टू bark very loudly, and sometimes they used to abuse, they used to give the um, means they used to use the bad words for the society people, for the family member, and create a chaos in the society. So that is also an antisocial activity even. Now we will discuss the opioid use disorder. In the last few decades, the use of opioids has increased markedly world over. India, surrounded on both sides by the route of illicit transport, namely Golden Triangle, Burma, Thailand, Laos, and the Golden Crescent, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ओके, अगर तुम लोगों को पता होगा कि जो इंडिया का वेस्टर्न रीजन है, राजस्थान, पंजाब का जो बॉर्डर को टच करता है एरिया पाकिस्तान, वहाँ पे अफीम की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पाकिस्तानी मीन्स तस्करी, that is illegal, means they are not allowed in the western area, in जोधपुर, in बाड़मेर, in राजस्थान, लोगों को गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है टू हैव द ड्रग्स अंडर द नार्कोटिक एक्ट। नार्कोटिक एक्ट के अंडर उन लोगों को एक एरिया दिया होता है, उसमें उन लोगों को वो नशा उगाना होता है, एंड दैट नशा इज़ फॉर द मेडिकल पर्पस। जैसे हमारा ओपियम होता है, ओपियम को यूज़ करते हैं हम लोग, इट इज़ अ ओपिएट जो हम लोग पेन किलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मेडिसिन, इट इज़ अ इफेक्टिव मेडिसिन यूज फॉर द कैंसर पेशेंट्स। तो इसलिए मेडिकल पर्पस के लिए नार्कोटिक एक्ट के अंदर जो है उन फार्मर्स को एक अलाउ किया होता है गवर्नमेंट ने कि आप लोग खेती कर सकते हो ओपियम की और ओपियोइड्स की या अफीम की। बट वहाँ से तस्करी कैसे होती है? या तो वो उस अमाउंट से ज़्यादा उगाएंगे, और जितना अमाउंट उनको सरकार को देना है उतना तो वो दे रहे हैं, बट जो रिमेनिंग है उनको वो ब्लैक मार्केट में या किन से इन दी स्ट्रीट मार्केट में बेचते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड दी तस्करी वाला एरिया। तो वहाँ से हमारे इलीगली ओपियम वगैरह बेचे जाते हैं। तो दीज आर द सेंटर्स जहाँ से हम लोगों को ओपियम इजीली मिलता है, जैसे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन अ पर्टिकुलरली अफेक्टेड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग डेरिवेटिव आर मॉर्फिन एंड हेरोइन। तो जो हमारी मॉर्फिन और हेरोइन है, इनसे बहुत जल्दी और बहुत खतरनाक वाली एडिक्शन होती है। अल्कोहल से एडिक्शन पर्सन को बहुत लेट होती है, टॉलरेंस भी लेट आती है, बट मॉर्फिन और हमारी हीरोइन को वजह से जो हमारा ओपियम है, सॉरी, हीरोइन और हमारी ओपियम या मॉर्फिन की जो होती है एडिक्शन बहुत जल्दी होती है, और वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्रग पे, अगर मीन्स इट्स नॉट लाइक यू हैव टू टेक सो मच, जस्ट अ बिट ऑफ जस्ट peanut ke barabar if you are using, to even you get addicted to the morphine. The commonly abused opioids narcotics in our country are heroin, जिसको हम ब्राउन शुगर स्मैक भी बोलते हैं, एंड सिंथेटिक प्रिपरेशन लाइक फिनिडिन, फोर्टविन, एंड दी टीजीजेसिक, जिसे ब्रूफिन भी बोलते हैं, ठीक है।
The drugs that are injected through the needle are heroin, brufen, and pentoxazole. Though most opiate users had begun began chasing heroin, they gradually shifted to needle using. ठीक है, पहले इन्हेलेशन से स्टार्ट होता है, स्मोकिंग से, पफ लेने से स्टार्ट होता है, बट लेटर ऑन जब उनको इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा होता है तो वो डायरेक्टली आईवी यूज़ करते हैं, इंट्रावेस्कुलर जो होता है हीरोइन को लेना स्टार्ट करते हैं। कि जो आईवी होता है उसकी बायोएबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। बायोएबिलिटी मतलब एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड की बहुत जल्दी होती है, 100% होती है, तो उससे इम्पैक्ट जल्दी आता है, तो पर्सन शिफ्ट कर जाता है टू आईवी और कैन से टू द इंजेक्शन फॉर्म ऑफ द हेरोइन। These injecting drugs users have become a high risk group for HIV infection. Next is acute intoxication. It is characterized by apathy, bradycardia, hypertension, respiratory distress or depression, subnormal temperature and pinpoint pupil. जो हमारे अगर पर्सन को ओपियम से एडिक्शन होता है तो एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि पर्सन का जो पिपिल होता है, जो आई होता है, वो जो होता है पिन पॉइंट हो जाता है, मतलब कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। कंस्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ जाता है, जो हमारा प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, लेटर डिलेड रिफ्लेक्सेस, थ्रेडी पल्स एंड कॉमा कैन बी देयर। और अगर मैंने जैसे आपको बोला था कि जो हमारे ओपियम होते हैं ये हमारे सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब डिप्रेस करते हैं, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको भी डिप्रेस कर देता है, और उसकी वजह से पर्सन को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं, और इट मे इवन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन अगर इंटॉक्सिकेशन ज़्यादा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आर द विड्रॉल सिंड्रोम। अगर पर्सन ओपियम छोड़ना स्टार्ट करता है तो कौन कौन से विड्रॉल सिम्टम आते हैं? तो हियर इट इज, नार्कोटिक विड्रॉल रियरली प्रोड्यूसेस अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड वाटरी आइज होती है, रनी नोज होता है, यॉर्निंग आती है, पर्सन को झमाई झमाई होता है ना, जो नींद से पहले आती है, या हम लोगों को पता लगता है कि अब हमें नींद आ रही है, मुंह खोल के उबासी लेना इज यॉर्निंग। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, इंसान को भूख नहीं लगती अगर वो छोड़ रहा होता है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इरिटेबल होता है, ट्रेमर्स होते हैं, पर्सन को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पर्सन को स्टमक एक होती है, उसको क्रैम्प्स आते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, नोजिया फील होता है, डायरिया होता है, पर्सन को नींद नहीं आती है, दैट इज इंसोमनिया। रेज बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है पर्सन का, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन इफेक्ट। नेक्स्ट इज द पाइलो इरेक्शन में क्या होता है, पर्सन का जो पेनिस होता है ही इज नॉट एबल टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, और ही इज सेक्सुअली डिसफंक्शनिंग आना स्टार्ट होती है उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, उसकी सेक्सुअल लाइफ में भी हैम्पर होता है अगर पर्सन ओपियम डिपेंडेंट होता है तो भी, और छोड़ना स्टार्ट करता है देन तो भी। एंड एनोरेक्सिया, पर्सन को भूख नहीं लगती है। Withdrawal symptoms begin within 12 hours of the last dose, peak in 24 to 36 hours and disappear in 5 to 6 days. जो withdrawal symptom होते हैं वो लास्ट डोज के 12 घंटे बाद स्टार्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा सिम्टम आते हैं हमारे 24 से 36 आवर्स में। 24 to 36 आवर मतलब पर्सन ने पिछले 24 या 36 आवर से ड्रग नहीं ली है, उस टाइम पे जब जैसे ही पर्सन के 24 आवर कंप्लीट होते हैं और 36 आवर कंप्लीट होते हैं, उसके बीच में सबसे ज़्यादा वाले सिम्टम शो होते हैं, और कॉमनली वो डिसअपेयर हो जाते हैं 5 से 6 दिन में। Now we will discuss the complications. तो complication due to illicit drug use are Parkinson. पार्किंसन आपको पता है उसमें 3 चीज़ें होती है, पर्सन की क्या होती है कि या तो स्टिफनेस होती है बॉडी में, रिजिड हो जाती है, और हमारा ट्रेमर्स आते हैं पर्सन को, एंड थर्ड इज द कैनेस्थीसिया, पर्सन को इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स होता है। नेक्स्ट इज द पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हो सकता है पर्सन को ट्रांसवर्स
मेलाइटिस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द इंट्रावीनस यूज़ क्या है? स्किन इन्फेक्शन होगी। अगर आप पर्सन को देखोगे, उन पर्सन को, तो उनकी बाजू में वेन्स के पास बहुत ज़्यादा ब्रूज होते हैं, साइनोस हो रखा होता है वो एरिया। और नेक्स्ट इज इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है पर्सन को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, क्योंकि व्हेन दे आर गिविंग इंजेक्शन दे डोंट नो द टेक्निक की जो हमारा इंजेक्शन है उसमें एयर बबल नहीं होना चाहिए। कितना अमाउंट पहले हमें विड्रॉ करना होता है फाइंड आउट करने के लिए कि वेन में ही गया गया है हमारा इंजेक्शन या नीडल या नहीं। तो उसकी वजह से चांसेस होते हैं कि एयर हमारी वेन्स में एंटर करके हमारे पल्मोनरी या हमारे लंग्स में एंटर करे, और उसकी वजह से हमारा जो एम्बोलिज्म बना है एयर का, जो एक बबल है, अगर वो रेस्पिरेटरी रीजन में पहुंचता है तो इट विल हैम्पर आवर ब्रीदिंग, और उसकी वजह से पर्सन को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया इज दे आर नॉट अवेयर कि नीडल को कितनी देर तक यूज़ करना है, एक नीडल को एक ही बार यूज़ करना होता है। तो पर्सन माइट बी यूजिंग एक ही नीडल को दो लोग यूज़ कर रहे हैं, या एक ही नीडल को बार बार यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने HIV के केसेस देखे होते हैं तो इट इज़ सीन कि जो पर्सन किसी ड्रग पे अडिक्टेड होते हैं उनमें भी HIV होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग द कंटेमिनेटेड नीडल्स। दे आर नॉट अवेयर कि एक नीडल एक बार यूज़ करनी है, एक नीडल एक ही इंसान यूज़ कर सकता है। तो देर आर चांसेस कि वो मीन्स कॉन्टिन्यूएशन में एक ही नीडल को यूज़ करे या शेयरिंग में यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से पर्सन को सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। पर्सन को HIV एड्स भी हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस लीवर भी अफेक्ट कर सकता है पर्सन को। और टेटनस, टेटनस यू नो दैट इज दी मीन्स देर इज ओके। टेटनस में क्या होता है, पर्सन की एक रिजिड बॉडी बन जाती है, वो एक वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वाला पोस्चर ले लेता है, दैट इज सो मच स्टिफ एंड इट इज पेनफुल फॉर हिम और हर। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट इन द क्रिमिनल एक्टिविटी। एक ही रीजन है, जस्ट बिकॉज दे इफ दे आर नॉट एबल टू गेट दी ओपीएम और दी ओपियोइड बाय द टाइम व्हेन दे नीड दैट, उनको ज़रूरत है नशे की और उनको नहीं मिल रहा है, दैट टाइमिंग में अगर उन लोगों को नीड फील हुआ, या अगर उनको किसी के पास पैसे दिख रहे हैं, वो किसी की ज्वेलरी चोरी कर सकते हैं, वो किसी के पर्स चोरी कर सकते हैं, वो अपने घर पे ही चोरी कर सकते हैं वो। और अगर चोरी सक्सेसफुल नहीं हो, सोसाइटी में एम्बेरसमेंट से बचने के लिए वो मर्डर भी कर सकते हैं। तो ये सब कॉमनली आपने मूवीज़ में देखा ही होगा टीनेजर्स में कि वो क्या करते हैं। पेरेंट्स वर्किंग है तो दे यूज़ टू स्टील मनी बिहाइंड दैम, या ऐसे पीयर ग्रुप के लोगों के साथ मिलना जो स्मगलिंग मर्डर्स में इन्वॉल्व होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको ड्रग्स चाहिए होती है। नॉट टॉकिंग अबाउट द ओपीएम डिपेंडेंस की ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अगर ओवरडोज हो गया है तो ओपीएम ओवरडोज कैन बी ट्रीटेड बाय द नार्कोटिक एंटागनिस्ट, दैट इज द नेलेक्सेन, और हम इसको नेल्ट्रिक्सिन भी बोलते हैं। नेलेक्सिन जो है वो एंटीडोट है हमारे ओपियम का। अगर ओपियम इंटॉक्सिकेशन हो गया है, या पर्सन ने ओपियम इतना ज़्यादा ले लिया है कि या तो उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, या पर्सन कोमा में जा रहा है, या पर्सन का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको नेलेक्सिन की डोज देते हैं। तो नेलेक्सिन इज़ अ एमरजेंसी ड्रग जो कि एक एंटीडोट है हमारी ओपियम का, और इसी नेलेक्सिन को हम नेल्ट्रिक्सिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो पर्सन विड्रॉल पे है उस टाइम पे हम पर्सन की को कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। तो विड्रॉल सिम्टम कैन बी मैनेज्ड। विड्रॉल सिम्टम क्या क्या थे? रनी नोज था, इरिटेशन थी, एजिटेशन था पर्सन को, डायरिया हो रहा था, क्रैम्प्स हो रहे थे पर्सन को। तो उन सबको ट्रीट करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन, यू नो ना, हम लोग डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स भी लेते हैं कि जो हम लोगों की बॉडी में एक्स्ट्रा अनवांटेड फैट है वो रिमूव हो जाए बॉडी से। डिटॉक्सिफिकेशन, इवन हम स्किन डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं कि स्किन पर से हमारे पिंपल निकल जाए, जो भी एक्ने स्कार्स है, डस्ट है, वो रिमूव हो जाए। तो गंद को निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है गंद को हटाने के लिए जो हम ड्रग्स देंगे, दैट कैन बी मिथेडोन, क्लोनिडीन, नेल्ट्रिक्सिन और ब्रोफिन। तो ये ड्रग्स हम देंगे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ब्रोफिन पर्सन को पेन हो रहा है इसलिए, पर्सन को क्रैम्प्स आ रहे हैं इसलिए।
methadone or clonidine and naltrexone is to reduce the need of the opium. Next is the maintenance therapies. After the detoxification phase is over, the patient is maintained on one of the following regimen. नेक्स्ट मिथेडोन मेंटेनेंस कर सकते हैं हम लोग. ओपियम एंटागनिस्ट देंगे पर्सन को. साइकोलॉजिकल मेथड लाइक इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, बिहेवियरल साइकोथेरेपी, ग्रुप साइकोथेरेपी एंड द फैमिली थेरेपी देंगे. तो इट इज द थेरेपीज फॉर द एल्कोहल सॉरी ओपियम डिपेंडेंस पेशेंट फॉर द. एंड नाउ वी विल डिस्कस द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर द अल्कोहलिक पेशेंट. तो फर्स्ट इज अ मोटिवेशनल इंटरव्यू. हम लोग एक इंटरव्यू, इट इज़ ऑल्सो फॉर द ओपियम पेशेंट्स इवन. हम लोग उनको क्या करेंगे, मोटिवेशनल इंटरव्यूज देंगे. दिस इन्वॉल्व दी प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेशेंट ऑन द पर्सनल रिस्क दैट अल्कोहल पोजेस टुगेदर विद अ नंबर ऑफ ऑप्शन फॉर चेंज. हम लोग पर्सन को ड्रॉबैक्स बताएंगे अल्कोहल ओपियम के. देन उसके बाद हम पर्सन को एक इफेक्टिव वे बताएंगे टू लिव अ इफेक्टिव लाइफ. नेक्स्ट इज दी ग्रुप थेरेपी. ग्रुप थेरेपी में क्या होता है कि पर्सन को हम लोग उन लोगों के साथ मिलवाते हैं जो कि सेम एडिक्शन के साथ थे, बट अब वो उन चीज़ों से रिजॉल्व कर चुके हैं. उन चीज़ों से मतलब रिहैब में जाके उन चीज़ों को करेक्ट कर चुके हैं. तो हम लोग उनसे इंटरेक्ट करवाते हैं तो दैट पर्सन मोटिवेट हो कि अगर इनमें ठीक हो सकता है, ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ द पेशेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज द अवर्सिव कंडीशनिंग. अवर्जनिंग कंडीशनिंग मैंने आपको बता दिया था कि हम अल्कोहल में क्या होता है, डाइसल्फिरम सोडियम मिलाएंगे. जो अल्कोहल पहले पर्सन को एक प्लेजरेबल इफेक्ट दे रहा था, अब वो डाइसल्फिराम के साथ मिलने के बाद अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स देगा. मतलब अ पर्सन को वॉमिट होंगे या उसको नोजिया होगा जैसे ही वो अल्कोहल लेगा. तो मतलब अवर्जन में क्या किया, जो चीज़ हमें पहले एक अच्छा इफेक्ट दे रही थी या अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी, प्लेजर दे रही थी, अब वो चीज़ में हम कुछ ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से एक अनप्लीजेंट और अनवांटेड इफेक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से पर्सन अल्कोहल या ओपियम छोड़ देगा. दैट इज द अवर्सिव टेक्निक. Cognitive therapy, this involves the reduction in the alcohol intake by identifying and modifying the maladaptive thinking pattern. हम person की thinking में change लाते हैं. Relapse prevention technique. Relapse prevention में क्या करते हैं, this technique help the patient to identify the high risk relapse factor and develop strategies to deal with them. ठीक है. हम लोग person को कि रिलैप्स की कौन कौन से फैक्टर हैं. फॉर एग्जांपल रिलैप्स के फैक्टर कौन से हो सकते हैं. अगर एक पर्सन है, ठीक है, ओपियम ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है, अब जब वो किसी वर्क प्लेस पे जा रहा है तो वर्क प्लेस कैन बी द फैक्टर कि वो फिर से रिलैप्स कर सके. क्योंकि जो हमारी कलीग्स होते हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो ऐसे करते हैं कि ले लेना यार, एक ही पैक तो है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा. ठीक है. तो इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसान, या उनसे गेट वॉट की वो उन लोग की बातों में आ जाता है इंसान. ठीक है. तो वो एक फैक्टर है. नेक्स्ट फैक्टर इज कि अगर फैमिली पुअर है तो वो अगर कल को एक और स्ट्रेसफुल इवेंट आ रही है और वो उससे ढंग से कोप नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर से अल्कोहल या ओपियम का यूज़ कर सकता है. दैट इज ऑल्सो अ चांस ऑफ रिलैप्स या फैक्टर जिसकी वजह से पर्सन फिर से रिलैप्स करके ओपियम या अल्कोहल स्टार्ट कर देता है. तो हम उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद पर्सन में कोपिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करवाएंगे, तो ताकि वो उन फैक्टर्स के साथ अगर कल को कुछ आता है कि वो अपने उस एनवायरनमेंट में कैसे काम करेगा, कैसे अपने आप को कंट्रोल रखना है. फॉर एग्जांपल मैं आई गिव यू एग्जांपल. अगर कोई एक जूती मेकर इंसान है, ठीक है, उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं ले लेना यार, अफीम ही तो है, थोड़ी बहुत ले ले. तो फॉर देट इट इज़ लाइक कि वो जाए, अपनी वाइफ के साथ जाए, टाइम दे रखा है घर पे इतने बजे पहुंचना है, उसके पास पैसे ना दे के रखे वाइफ की
अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो ऑब्वियसली खरीदेगा, नहीं होंगे पैसे वो नहीं खरीदेगा। तो दीज आर काइंड ऑफ टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि पर्सन रिलैप्स ना करे, तो दैट इज कॉल्ड रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक। नेक्स्ट इज अ क्यू एक्सपोजर टेक्निक। क्यू एक्सपोजर टेक्निक क्या होता है, इसमें क्या होता है, aims through repeated exposure to the desensitized drug abuser to drug effect and thus improve their ability to remain abstinent. नेक्स्ट इज दी अदर थेरेपीज इंक्लूडेड असर्टिव ट्रेनिंग दे सकते हैं हम लोग, बिहेवियरल काउंसलिंग कर सकते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी दे सकते हैं और इंडिविजुअल थेरेपी दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने क्या पढ़ा कि अल्कोहल के अलावा भी अदर सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से एडिक्शन हो सकती है, और जो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था उसमें बताया गया था कि जो 4 मिलियन ऑफ द एशियन लोग हैं जो एडिक्टेड हैं, उनमें से 1.25 लाख जो हैं वो इंडियन हैं। देन हमने बताया कि जो मैक्सिमम ऑफ द लोग हैं वो अल्कोहल के लिए एडिक्टेड हैं, देन ओपियम, देन हेरोइन, देन कैनाबिस एंड देन द अदर वंस, ठीक है। देन हमने ओपियम पढ़ा कि ओपियम की जो कॉमनेस्ट फॉर्म है दैट इज द मॉर्फिन और हीरोइन, इसके लिए पर्सन इजीली अडिक्ट हो जाता है और इसकी वजह से पर्सन एंटी सोशल भी हो सकता है। देन वी स्टडीड कि ओपियम इंटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है। देन हमने पढ़ा ओपियम विड्रॉल के सिम्टम्स जो है 24 to 36 आवर में सबसे ज़्यादा आते हैं। देन हमने पढ़ा डिटॉक्सिफिकेशन हम कैसे करेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।